धूप निकली है। हाँ होने भी थोड़ी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा जी, हमारा कोर्स तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारी कुछ रिविजन्स हैं चीज़ों की, वो मैं आपको बहुत जल्दी से बताता चला जाऊंगा कि जो कुछ अब तक हमने किया है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड्स की तरफ। आप लोगों ने वालेकुम सलाम कहा, इट मीन्स कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आज? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और मीनवाइल जो है ना, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। टेस्ट पिक्चर्स, कंप्यूटर बेसिक्स जो हमने अपनी बिल्कुल स्टार्ट में, मैंने आपको थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के बारे में, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। ठीक है, हम इतना ज़्यादा टाइम रिवीजन के ऊपर नहीं लगाएंगे, बस जल्दी से हम इसको गो थ्रू करते चले जाएंगे, चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ है इसके बारे में तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हुई तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। मैंने नंबर लास्ट टाइम शेयर किया था आप लोगों के साथ अपना। अच्छा जी, अब मैंने स्टार्ट में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था कि बेसिक कंप्यूटर, कुछ एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर किसी बच्चे को याद है तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। ठीक है, क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ सीखने के लिए कुछ उसकी बेसिक जो डेफिनेशन होती है उस सब्जेक्ट की, वो तो आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी, आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? प्लीज़ टाइप करें मैसेज बॉक्स में, इफ़ यू सी क्लियरली slides on your screen. लिज़ा शोकर, ठीक है जी, स्लाइड्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, 2020 ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने जब अपना ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर्स का, इसके अंदर मैंने आपको कुछ आउटलाइन दी थी आपके कोर्स की, जिसके अंदर था जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की टाइप्स को देखा था। फिर हमने उन कंप्यूटर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने यूजेज एंड फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स देखा था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आजकल अगर आप अपने रूटीन में अपने सराउंडिंग्स में देखें तो आपको हर तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आता है। ठीक है, अगर इवन आप अपना कोई असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर तो है ही, लेकिन इवन आप घर के अंदर काम कर रहे हैं कोई और किसी किस्म का, उसके अंदर भी कंप्यूटर है। अगर किचन में जाते हैं वहाँ कंप्यूटर है। ठीक है, मीन टू से कि एवरीवेयर जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कंप्यूटर की कहीं ना कोई एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखा था, फिर काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने बड़ा थॉरली, बड़ा डीप जाके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बताई थी। वेरी गुड निम्रा, a general purpose electronic machine that
processes data according to the set if instruction that is stored internally, temporary or permanently. Very good. अगर आपने खुद लिखी है तो एक्सीलेंट जॉब। तो लिखने से मुराद मेरी ये है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, तो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, मैंने आपको कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो बेसिक बिल्कुल जो दो मेजर सेक्शंस होते हैं, दो मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। एंड इफ यू रिमेंबर्ड, I had told you that without hardware software is nothing and without software hardware is nothing। दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, बिल्कुल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि मैंने उस टाइम ये भी एग्जांपल दी थी कि अगर आपका मोबाइल हो और आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने जो इसका ओएस है, कोई अगर आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड का है, कोई एप्पल का है, अगर उसके ऊपर एप्पल या एंड्रॉयड के ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कोई इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आप उस मोबाइल को वैसे कैसे यूज करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज एनी हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को देख लें, ठीक है, किसी भी चीज को देख लें, वो हार्डवेयर आपके लिए यूजलेस है अगर वो किसी प्रोग्राम के साथ कंपेटेबल नहीं है, किसी कोई प्रोग्राम उसके लिए लिखा नहीं गया, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा फिजिकल डिवाइस, कोई ना कोई ऐसी हार्डवेयर तो मौजूद होना चाहिए ना जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन और ये सब कुछ बिल्कुल आ जाती है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसका भी कहीं ना कहीं सर्वर फिजिकल हार्डवेयर तो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो हवा के अंदर कोई क्लाउड बना हुआ है और उसके ऊपर सारी चीजें चली जाती हैं, ऐसा नहीं है। Even cloud, when we are talking about cloud computer and virtualization, तो then definitely हम किसी न किसी हार्डवेयर की लाजमी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये virtualization और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये भी डिपेंड कर रहे होते हैं किसी हार्डवेयर के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो उसके बाद हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात की थी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड माउस की बात की थी हमने, कुछ और इनपुट डिवाइसेस थी जो कि डेफिनेटली वी विल सी। जैसे जैसे स्लाइड्स आगे चलेंगी आप लोग देख सकेंगे, आपकी एक किस्म की रिवीजन भी हो जाएंगी, और ये तमाम चीज़ें जो बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, बेसिक। तो अब तो मतलब कंप्यूटर के बारे में किसी से इनपुट डिवाइस पूछ लें, आउटपुट डिवाइस लें, उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें हैं, और आपका जो एग्जाम होना है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। सेकेंडली आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस ऑब्वियसली वही चीज़ होती है जिस आप अपने मोबाइल के ऊपर मेरी ये इस टाइम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर किसी ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स लगाए हुए हैं तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होंगी जी? प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो होती हैं जी, किसी बच्चे को प्रोसेसिंग डिवाइसेस का आइडिया हो, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो बड़ी सिंपल सी हैं, ठीक है। इफ एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और ये इसके मैं नोट्स भी दे चुका हूँ आपको और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि हर कंप्यूटर के ऑलमोस्ट तकरीबन 4 सेक्शन होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। हर कंप्यूटर के जिस मर्जी लेवल के ऊपर देख लें वो 4 सेक्शन लाजमी होंगे, 4, अगर किसी को रिमेंबर हो तो। फर्स्ट वन था इनपुट, सेकंड था आउटपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग और देन स्टोरेज, ठीक है। इनपुट देंगे हम किसी कंप्यूटर को, ऑब्वियसली कोई इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। अब वो आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगी? कोई इंटरनल उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक हो गया, ये 3 चीजें होगी। और जो लास्ट थी वो ये थी कि अगर आपने जो भी अपनी प्रोसेसिंग की है, जो आउटपुट आपकी आई है, उसको अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कहीं सेव करना चाहते हैं तो देन ऑफ कोर्स स्टोरेज डिवाइसेस यूज की जाती हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं अभी।
क्योंकि बाकी जो तीन डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इससे आप लोग बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड माउस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस जो आपकी स्क्रीन है, एलईडी है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होगी? जो आपका सीडी रोम है, डीवीडी, सीडी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूएसबी है, ठीक है। अगर किसी को यूएसबी का एब्रीविएशन पता है तो टाइप करें। अगर किसी को यूएसबी का एब्रीविएशन पता है तो वो टाइप करें मैसेज बॉक्स में, ठीक है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क हैं, ठीक है। आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क होगी, आपकी डाटा ट्रैवलर, जिसको डाटा ट्रैवलर भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये तमाम डिवाइसेज आपकी स्टोरेज डिवाइसेज है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली वो भी आपके स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जो आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लग जाते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेम्परेरी और कुछ परमानेंट है। हम वो आगे स्लाइड्स पे चल के देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो टेम्परेरी है, कौन सी परमानेंट है। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मैं पूछ रहा था आप लोगों से, कौन सी ऐसी डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर होगी? बड़ी एक फेमस सी है जिसका हम अक्सर रूटीन में नाम लेते हैं जी। लेक्चर चल रहा है जी, बिल्कुल चल। जी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखें, जो हमारा प्रोसेसर है, मेन चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारा मेन चीज़ प्रोसेसर है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर के अंदर सिंगल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, या फिर कोर i3 का प्रोसेसर लगा है, कोर i5 लगा है, कोर i7 लगा है, कोई कुछ कहते हैं हमारा डुअल कोर लगा हुआ है, कोर टू डुअल लगा हुआ है। फिर उसके अलावा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक हो गया, ठीक है। ये सब पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर आता है। वेरी गुड निम्रा एंड अलीजा शौकत, अलीजा शौकत। अच्छा जी, ये तो होगी हमारे कंप्यूटर की वो मेन सेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर स्टार्ट से कंप्यूटर की यूनिवर्सल सीरियल पास, अच्छा जी, किसी भी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि उस कंप्यूटर के चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट देंगे हम, बिल्कुल ठीक है। इनपुट देने का कोई पर्पस होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, उसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। आउटपुट किसके थ्रू मिलेगी? कीबोर्ड की, सॉरी, स्क्रीन की फॉर्म में मिलेगी हमें, एलईडी की ऊपर डिस्प्ले होगा, या हम प्रिंट निकाल सकेंगे उसको, उसका कोई हार्ड कॉपी में। और इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट है, हम उस आउटपुट को अपने पास सेव कर सकते हैं। ये आवाज क्लियर नहीं है आपको? जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं क्लियर? मैं ठहरे माइक करीब कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा माइक मुझसे दूर पड़ा हुआ था जी। अब आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी निम्रा, अच्छा जी। इसके बाद हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स की। अभी हम नंबर सिस्टम्स भी अपने, जी क्लियर है, गुड। नंबर सिस्टम्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम की हमने बात की थी। लॉजिक गेट्स की बात की थी हमने, ठीक है। 7 लॉजिक गेट्स आपको याद होंगे, जिसकी हमने इनपुट आउटपुट और ट्रुथ टेबल और सिंबल्स वगैरह ड्रॉ करके देखे थे। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या चीज़ होती है और ये सब चीज़ें। फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज को रीअरेंज करना, मूव करना, रीसाइज करना, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं, और ये दोबारा भी मैं आपको एक दफ़ा करवा दूंगा। आइडेंटिफाई डेस्कटॉप कंपोनेंट, डेस्कटॉप कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ये तमाम वो चीज़ें जो आपके कोर्स में अवेलेबल हैं, ये कोई मैंने अपने पास से खुद से ऐड नहीं की, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़, ये तमाम वो चीज़ें जो आपके कोर्स में, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद है मूविंग, चेंजिंग एंड क्लोजिंग विंडोज, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें। अब आप तो इन सारी चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हैं। अब आप
आपके हाथ में माउस आए तो आप बड़ा इजीली उसको विंडो को ड्रैग ड्रॉप रीसाइज मूव क्लोज मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये तमाम चीज़ें आप ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बड़ा इजीली। अगर कोई आपसे पूछे कि ये तमाम चीज़ें क्या होता हैं तो आप उसको क्लियरली ब्रीफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह भी गई है तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल पैनल, बिल्कुल आपको मैंने कंट्रोल पैनल में जाके तमाम चीज़ें बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम फीचर्स, फिर कीबोर्ड माउस की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, विजय कार्ड की सेटिंग, रेजोल्यूशन वगैरह किस तरह सेट करनी है, कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देखनी है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है आपने, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल पैनल में देखा था। वर्किंग विद एसेसरीज, एसेसरीज ऑब्वियसली जो कंप्यूटर के साथ जो चीज़ें अटैच होती हैं सारी एसेसरीज, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्स। जब हम पोर्ट्स की बात कर रहे थे, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट पोर्ट एंड टाइप ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। इसके बाद हमारा एक मेजर सेक्शन था MS ऑफिस का। MS ऑफिस के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स से बड़े, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में देखी थी। वर्ड के ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। वो इसलिए स्पेंड किया था, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग जो होती है मेन चीज़ होती है, और अगर फॉर्मेटिंग आप वर्ड के अंदर सीख जाते हैं तो आपको पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर भी फॉर्मेटिंग और उसकी बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको करने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए हमने वर्ड के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। आप लोगों को मैं कंप्यूटर लैब में भी लेके गया था और वहाँ पे आपने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था, और फिर आपने लैब इसकी बड़े अच्छे तरीके से की थी, और फिर आपने देखा था कि हमने बड़ा इजीली एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर स्विच किया। और देन मैंने आपको सिर्फ एक्सेल की कोर प्रॉपर्टीज, जो मेजर फार्मूले से जो आपके कोर्स में, वो मैंने आपको बताए थे। सिर्फ फॉर्मेटिंग के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं रहा था। फिर उसके बाद पावर पॉइंट के ऊपर भी, अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही था कि हमने पावर पॉइंट के अंदर भी फॉर्मेटिंग को डिस्कस नहीं किया था, और उसके जो बेसिक टैब्स थे उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स को बनाना, उसके ऊपर टाइम लगाना, वीडियोज ऐड करना, ऑडियो ऐड करना, और उसके थीम्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें हमने पावर पॉइंट के अंदर डिस्कस की थी, इफ़ यू रिमेंबर। अच्छा जी, उसके बाद हम ये सॉफ्टवेयर सेक्शन से निकल के, यानी कि हम सारा विंडो कंप्यूटर के बेसिक सेक्शन की बात करने के बाद, हमने विंडोज़ की बात करने के बाद, हमने कंट्रोल पैनल की बात करने के बाद, हमने उसके बाद लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, इनकी करने के बाद हम थोड़ा सा नेटवर्क को हमने टच किया था। नेटवर्क के अंदर हमने देखा था नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कहते किसको है, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात की थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हमने बात की थी, और फिर टोपोलॉजीज की बात की थी, ऑब्वियसली टाइप ऑफ टोपोलॉजीज डिस्कस किए थे। देन कम्युनिकेशन मोड्स देखे थे हमने, ईमेल एंड इंटरनेट सर्चिंग, ये हम देख चुके हैं। ईमेल का थोड़ा सा ना मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये थी कि आप सबकी ईमेल बनी हुई है। ईमेल्स के अंदर कुछ ऐसी नहीं है चीज़ें। अभी इस लेक्चर के एंड पे ना 4-5 चीज़ें ईमेल के अंदर, वो मैं आपको ना से बता दूंगा, अपना इनबॉक्स ओपन करके उसके अंदर के ईमेल कैसे करते हैं, और उसमें सब्जेक्ट वगैरह, अटैचमेंट्स वगैरह क्या। आल्दो आई होप कि आप तमाम बच्चे इस इन बेसिक सी चीज़ों से फेमिलियर होंगे कि हाउ टू सेंड ईमेल्स, हाउ टू रिसीव ईमेल्स, व्हाट इज इनबॉक्स, व्हाट इज सेंड आइटम्स, अगर आप कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ फॉल करती है, और स्पैम मेल्स क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो बेसिक बेसिक एक लाइन की हैं, ये इन चीज़ों से फेमिलियर है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें फिर भी एक दफ़ा इस लेक्चर के एंड पे टाइम बचा तो बता दूंगा, अदरवाइज अभी हमारी कल भी क्लास होनी है, मैं उसमें आपको बता दूंगा। इंटरनेट सर्चिंग के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने DNS की बात की थी, हमने TCP/IP की बात की थी, सर्च इंजन की बात की थी, वेब ब्राउजर्स की बात की थी, और फिर उसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स बात की थी, जिसके अंदर HTTP, HTTPS, और फिर कुछ सर्विस की बात की थी, WWW की, ठीक है। और हमने URL की बात की थी, ठीक है, एड्रेस बार की बात की थी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना डिटेल में बता दी थी। और ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ इंटरनेट सर्चिंग के अंदर, ये तमाम चीज़ों से आप फेमिलियर हैं। ऐसी नहीं है कोई चीज़ कि आपके लिए बिल्कुल न्यू हो।
या आपके यहाँ किसान ने हमें ये चीज़ें बताई नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स हमने इसके ऊपर लगाए थे, इंटरनेट सर्चिंग के ऊपर ही, सिर्फ इंटरनेट वाले टॉपिक के ऊपर। और आपको याद होगा मैंने आपको एक स्लाइड भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, वही बात आ गई डेफिनेशंस की, जो मैंने आपको क्लास में डेफिनेशंस कुछ बताई थी। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। इससे पहले जितनी स्लाइड्स थी वो तो मैंने आपको एक कोर्स का ओवरव्यू दिया, जो कि हमने चीज़ें कर चुके हैं, जो आपके कोर्स में थी, जो चीज़ें आपके कोर्स में थी वो तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ईमेल। इसलिए वो भी मैंने आपको बताया कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तमाम बच्चों को ये पता है ईमेल करनी कैसे है, अटैचमेंट क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, और आपका इनबॉक्स क्या चीज़ है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको ये एक दफ़ा आपको एक लाइन में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, वो मैं कर दूंगा डेफिनेटली। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो आपके कोर्स में हैं वो हम कवर कर चुके हैं, आपका कोर्स क्लियर हो गया, अब हम रिवीजन की तरफ हैं। आपका अब जितनी देर भी क्लासेस चलेंगी आपकी रिवीजन चलेगी, आपकी सारी वो, और रिवीजन इतनी डिटेल में नहीं होगी, रिवीजन इस सेंस में होगी कि सिर्फ ये मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, और बेसिक जो उसके कोर चीज़ें हैं वो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप ये कहें कि दोबारा से उतनी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस हों तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कंप्यूटर लैब पे अवेलेबल नहीं है। जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात आएगी तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर आपको मैं जितनी मेन चीज़ें थी वर्ड के अंदर वो इधर मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा, फॉर्मेटिंग वगैरह सारी को जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी। आप मेरे साथ साथ रहिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह जब भी आपका स्टैंड अप का टेस्ट होगा या जो होगा, जो फाइनल पेपर होगा आपका, उसके अंदर आपका, तो आप अच्छे मार्क्स लेंगे। आई होप कि सब बच्चे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज अ कंप्यूटर, classical definition and modern definition: a general purpose electronic machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally, either temporary or permanently, to produce the information। जी बिल्कुल, आगे मेरे ख्याल में निम्रा ने शेयर की थी डेफिनेशन, उनको याद है, तो वेरी गुड, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है जो उन्होंने शेयर की थी। और सेकेंडली एक मॉडर्न डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आल्दो आप ये जो ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा स्टोर्ड इंटरनली आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। ये अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड, या फिर आपसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप ये डेफिनेशन लिख दें, या ज़रूरी नहीं कि आप ये डेफिनेशन लिखें, आप इस डेफिनेशन को समझ लें, आप अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट पूरे नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक ऐसी आम इस्तेमाल की मशीन है डेट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि कोई भी प्रोसेस करती है जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर कर दी जाए, ठीक है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी तौर पे दी जाए या वो इंस्ट्रक्शन परमानेंटली हो, ठीक है। ये आगे हम जाके देखेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर, जब हमने बात की थी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल कहाँ है या कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस डेफिनेशन, ये थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ा सा, जी बेटा मैं कर दूंगा, सेंड कर दूंगा ये पीपीटी आपको। ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाके। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी आम इस्तेमाल की मशीन जो कि कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन, चाहे वो टेम्परेरी हो परमानेंट हो, ठीक है, या उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाए, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन की बेस के, उस इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर वो जो एक्शन परफॉर्म करता है, ऐसी एक्शन परफॉर्म करके जो हमें आउटपुट देता है, ऑब्वियसली सिर्फ एक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद कोई हमें आउटपुट भी तो वो प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है। अगर आप मेरी इस पूरी बात के अंदर समझें तो आपको जो 4 पार्ट मैंने कंप्यूटर के समझाए थे, वो चारों फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे, वो ए जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंगली टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो चीज प्रोसेस कर रही है वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है डाटा स्टोर्ड इंटरनली, जो कि इंटरनली इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी जाए, टेम्परेरी हो या परमानेंटली हो, ठीक है, यानी कि कोई इनपुट उसको दी जा रही है, टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, जो हमें चीज आउटपुट मिल रही है, ठीक है।
एक ऐसी मशीन जिसको हम कोई इंस्ट्रक्शन दें और वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करे, ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, रोबोट हो सकता है, आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपका ओवन हो सकता है, आपकी और बहुत सारी चीज़ जो आपके ज़हन में आ सकती है, जिसको आप समझते हैं कि आप इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग करता है और देन वो आउटपुट दे देता है आपको उसके ऊपर। ठीक है, और ये तो एक क्लासिकल डेफिनेशन। अगर आप लेटेस्ट कंप्यूटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली फिर स्टोरेज डिवाइसेस की भी बात की जाती है। ठीक है, स्टार्ट में तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो रन टाइम चलती थी, इन्फॉर्मेशन दी, आपने आउटपुट ले ली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया जाता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर इतने कैपेबल हो गए, इतने एडवांस हो गए कंप्यूटर्स कि अब हम उसके अंदर स्टोरेज सिर्फ रन टाइम प्रोग्राम्स की स्टोरेज नहीं सेव कर सकते, बल्कि हमने आज से 1 साल पहले 2 साल पहले मतलब इट डिपेंड्स कि आपके स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है। इन तमाम चीज़ों के को देखते हुए, ठीक है, वो आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, आप अपनी पुरानी आउटपुट्स को भी अपने कंप्यूटर से रिट्रीव कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस कितनी है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी, वो तो डेफिनेशन होगी, इसके बाद हमने बात की थी क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, हमने बात की थी कि सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। 1791 से लेके 1871 इसका एरा था इस दौरान, तो और उसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपसे ये एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड कि हु इज़ द फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, या फिर किसने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो देन नीचे मल्टीपल ऑप्शंस दी जाती हैं जिसके अंदर चार्ल्स बेबेज और डिफरेंट नाम दिए गए होंगे, तो योर आंसर शुड बी चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन ये इसके आगे प्रॉपर्टी है जो उसने कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, वो प्रोग्रामेबल था, मैकेनिकल डिजिटल मशीन थी, कुड कैरी एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती थी, कुड मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस कैलकुलेशन। बिल्कुल ठीक है, कंपोनेंट्स जो थे उसके ये आपके सामने शो हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जिन्होंने डिजिटल कंप्यूटर तो बना दिया, लेकिन उसका मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में बताया कि विदाउट कंप्यूटर जो है, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उस कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया वो एडा ने लिखा। ठीक है, और रोड अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटिंग द नॉलेज सीक्वेंस ऑन एनालिटिकल इंजन, a programming language। ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डेवलपिंग मिलिट्री। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कंप्यूटर जब स्टार्ट में यूज़ किया था, जब हम इंटरनेट वगैरह के लेक्चर्स कर रहे थे, तो उससे मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में कंप्यूटर्स हम जर्नल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर्स को कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वही यूज़ करती थी, और स्पेशली डेवलप कंट्री की, डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन कंट्रीज की तरफ तो वो कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन को आने भी नहीं देते थे। और सिर्फ जो डेवलप कंट्रीज थे, और डेवलप कंट्रीज के अंदर भी कंप्यूटर को जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि उसके अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनके डिफेंस डिपार्टमेंट थे, जो ठीक है वो यूज़ करते थे। सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया। सेकेंड, इस कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखा वो एडा ने बनाया। ठीक है, एडा ने लिखा उसके लिए। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज अ कंप्यूटर, इसकी ये जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये रेलिवेंट है जो हमारी डेफिनेशन थी कंप्यूटर की। और वो डेफिनेशन देखें, अब यहाँ पे बात हो रही है फीचर ऑफ कंप्यूटर्स की। स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल ठीक है। आजकल के कंप्यूटर इतने फास्टेस्ट हैं कि आप उससे किसी भी किस्म की कैलकुलेशन, किसी किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो ऑब्वियसली वो उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ठीक है, नो इंटेलिजेंस, ये भी कंप्यूटर का फीचर है कि कंप्यूटर्स के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। उसके अंदर जो प्रोग्राम हम फीड करते हैं हमें उसके मुताबिक ही वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें, चाहे हम कंप्यूटर्स की बात करें। ठीक है, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको एक बेसिक कंप्यूटर का फंक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की एक बेसिक कंप्यूटर की एक क्लास है। फंक्शन विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन, और बिल्कुल ठीक है।
अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई परमानेंटली या टेम्परेरी प्रोग्राम स्टोर कर देते हैं और आप कहते हैं एक सर्टेन टाइम के ऊपर वो प्रोग्राम रन हो जाए और हमें उसकी प्रोड्यूस की गई आउटपुट मिल जाए, जिस तरह वेदर्स वगैरह में होता है। वेदर में ये नहीं होता कि रन टाइम के ऊपर वेदर चेक हो रहा होता, आप एप्लीकेशन को देखते हैं कि वो फोरकास्ट कर को आपको पहले से चीज़ें बता देते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम आप कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, आप जो कि कहते हैं कि रन टाइम जिस टाइम जो टाइम सेट करते हैं आप उस टाइम के ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट विद कंप्यूटर इंटरवेंशन। यूज ऑफ स्टोर प्रोग्राम, ये बात हमने ऊपर कर ली है। डू नॉट गेट टायर्ड, जी बिल्कुल, कंप्यूटर की एक और क्वालिटी ये है कि वो टायर्ड नहीं होते। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर मैं आपको एक काम बार बार करने के लिए दूं तो ऑब्वियसली यू विल फील दिस इज लेबोरियस वर्किंग एंड यू विल गेट टायर्ड। लेकिन अगर मैं यही काम कंप्यूटर को काम करने के लिए तो डेफिनेटली कंप्यूटर वो प्रोग्राम करते हुए हेजिटेट भी नहीं करेगा और एक ही फंक्शन बार बार परफॉर्म करते जाएंगे। सेकेंडली एक और चीज़ है कि अगर मैं आपको एक काम बार बार करने के लिए कहूँ तो हो सकता है वो एक काम एक दफ़ा आप बिल्कुल फोकस करके और फोकस के साथ वो काम करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम कर लेंगे, थर्ड टाइम कर लेंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप थक जाएंगे, आप बोरिंग फील करना शुरू करेंगे, तो उसमें फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसे नहीं होते। कंप्यूटर को एक काम करने के लिए दे दिया जाए, चाहे लूप में जितना मर्जी मुश्किल, जितना लेंथी मर्जी काम हो, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो उस लूप को चलाता रहता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करता रहता है। कंप्यूटर इज कंसिस्टेंट एंड नेवर फॉरगेट। बिल्कुल, हम कंसिस्टेंट नहीं है, जो बात मैंने भी ऊपर की कि हम एक ही काम बार बार करने के लिए हमारे अंदर उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कंसिस्टेंसी भी है और वो कंप्यूटर कभी भूलता भी नहीं है। हम जितनी मर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये और ये उसकी एबिलिटी भी है कि कंप्यूटर चीज़ों को भूलता नहीं है। जो फंक्शन उसको दिए जाते हैं, जो स्केड्यूल कंप्यूटर के अंदर सेट किए जाते हैं, वो फंक्शंस को टाइमली परफॉर्म करते हैं। हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीन किस्में होती हैं। सबसे पहली है डिजिटल कंप्यूटर। आजकल के जितने कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बेस क्या है? बाइनरी। बाइनरी आपको पता है किस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती है? बाइनरी की बेस क्या है? 2 है। कौन कौन सी? 0 एंड 1, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं। वो एक अलग बात है कि वो अंदर फिर जो भी उसके इंटरप्रेटर चलते हैं, जो वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, हम टाइप कुछ करते हैं, उसको इंटरप्रेट करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और फिर हमारी और फिर स्क्रीन के ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है वो वाली इन्फॉर्मेशन देता है जो कि हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन देता है जो कि वो खुद अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। आजकल के जितने कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल बेस हैं, ठीक है। इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एनालॉग बेस होते थे, ठीक है। एनालॉग आपको पता है क्या चीज़ होती है? अगर आपने फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें रेक्टिफायर्स की, ब्रिजेस की, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जिस तरह से साइन वेव्स वो अंदर बनती हैं, जिसमें इनपुट भी वेरी कर रही होती थी, आउटपुट भी वेरी कर रही होती थी, ठीक है। उस तरह से कि जितनी डिवाइसेज हैं वो एनालॉग कंप्यूटर में काउंट होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के का कम्बिनेशन होते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये बात मैं पहले स्टार्ट में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की है। द कंप्यूटर एंड ऑल इक्विपमेंट अटैच टू इट आर कॉल्ड हार्डवेयर। एज कंप्यूटर ऐसे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टच स्पेशली टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। द कंप्यूटर एंड ऑल इक्विपमेंट अटैच टू इट आर कॉल्ड हार्डवेयर। द इंस्ट्रक्शन दैट और tell it what to do are called software. The hardware is the part of the computer you can touch and see, as I have told you earlier. हार्डवेयर हो गया। अच्छा जी, अब ये कुछ हार्डवेयर की टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मॉनिटर इज द डिस्प्ले स्क्रीन। मॉनिटर वो है जिसके ऊपर आप स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं, जिसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं, सिमिलर टू टेलीविजन स्क्रीन, ठीक है। आजकल पहले मॉनिटर कहा जाता था, आजकल एलईडीज कहा जाता है। इसकी भी इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि स्टार्ट में आपको पता है कि वो कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी जिसको हम कहते हैं, वो थी।
ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से पहले, जब फिर ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हो गई तो साइज कॉम्पैक्ट होता चला गया। ट्रांजिस्टर के बाद फिर बात आई आईसीज की, और अब माइक्रो चिप्स की बात की जाती है, क्योंकि माइक्रो चिप्स की वजह से अब आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी एलईडीज आप देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, और लेकिन उनका साइज कितना कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंशन है। ये तमाम चीज़ें जो कि स्टार्ट हुई थी सीआरटी कैथोड ट्यूब से, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, देन आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर अब माइक्रो चिप्स वगैरह जो हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टावर और केस दोनों फॉर्म में हो सकता है। बिल्कुल, आपने अक्सर देखे होंगे कंप्यूटर कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टली केसिंग के अंदर होते हैं बड़े से। ठीक है, जिस तरह आपके कंप्यूटर लैब्स के अंदर अवेलेबल है उनको टावर केसिंग कहते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो आपके टेबल के ऊपर ऐसे वर्टिकली पड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। टावर ऑफ केस इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जी बिल्कुल, अभी जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था प्रोसेसिंग डिवाइसेस का, ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर किया था सीपीयू। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स दैट कंटेन्स ऑल द पार्ट दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। बिल्कुल, कीबोर्ड इज व्हाट यू टाइपराइटर। आपके इस कीबोर्ड जो होता है जिसमें आप लोग काम कर चुके हैं, आपकी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और माउस आपकी आउटपुट डिवाइस है। As you can see on your screen, the mouse is a small handheld device that attached to the computer. It may have two or three buttons. The mouse is used to move the cursor pointer on the computer screen. अच्छा, माउस यहाँ पे ये तो एक बड़ी इसकी ओल्ड सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि माउस के ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जिस चीज़ की बात कर रहा है वो माउस के लेफ्ट और राइट क्लिक की बात कर रहा है, और माउस के ऊपर एक सेंटर में व्हील सा लगा होता है जिसके थ्रू हम स्क्रॉल्स करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, लेकिन अगर आप अब लेटेस्ट माउस वगैरह को देखें तो आपको गेमिंग माउस बड़े मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, आपके थंब के ऊपर जब ग्रिप करते हैं उस माउस को तो लेफ्ट साइड आपके राइट हैंड के थंब के ऊपर, ठीक है, उन बटन्स का कंट्रोल आ जाता है। उसमें 9 10 12 बटन लगे हुए होते हैं। उन बटन को आप कीबोर्ड के माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे माउस आपको कीबोर्ड माउस मिल जाएंगे कि जिनके कीबोर्ड के ऊपर ही माउस पैड अटैच हुआ होता है, जैसा आपके लैपटॉप के साथ होता है। ठीक है, ऐसे अलग से कीबोर्ड भी मिल जाते हैं मार्केट में। अच्छा जी, फिर हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं। हार्डवेयर के अंदर द प्रिंटर इज द डिवाइस दैट पुट्स व्हाट यू हैव क्रिएटेड टू ऑन द पेपर। बिल्कुल, प्रिंट लेने के लिए प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर यूज किया जाता है। लैपटॉप नोटबुक की बात करें तो लैपटॉप आल्सो नोन एज ए नोटबुक कंप्यूटर इज अ स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर डिजाइंड फॉर मोबाइल यूज एंड लैपटॉप इंटीग्रेटेड all of the typical component of a desktop computer included display, a keyboard, a pointing device, touchpad also known as the track। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लॉपी डिस्क, बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.4 होता है, आई थिंक 3.4 या 3 जी बिल्कुल 3.44 इंच होती है। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती नॉर्मली। अगर आपको कोई पुराने कंप्यूटर्स मिल जाएं तो पुराने कंप्यूटर्स के अंदर फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल यूज़ की जाती थी। ठीक है, और उसके अंदर कुछ एमपीज, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ 3.4 MB का डाटा जो उसके अंदर स्टोर किया जाता था। अब आप इमेजिन करें कि 3.4 की आप किसी फाइल की बात करें तो आज के दौर में तो 3.4 जो है की तो नॉर्मली बल्कि इससे भी बड़ी फाइल वर्ड एक्सेल की बन जाती है अगर आपने उसके अंदर कुछ इमेजेस को ऐड किया हुआ है। लेकिन जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम तो 3.4 MB भी बहुत होती थी। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क की जो उस टाइम स्टोरेज होती थी वो एमबीज में होती थी। यानी कि आप कह लें कि 200 MBs की हार्ड डिस्क हो गई, या टोटली 1 GB की हार्ड डिस्क होगी। उसी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के ऊपर आपने काम करना है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है। लेकिन ये जो स्टोरेज डिवाइस है, ये जिस हार्डवेयर की बात हो रही है, ये अब एब्सोल्यूट हो गया है, अब ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इवन अब सीडीज भी आपको मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। और अगर आप लेटेस्ट कंप्यूटर्स की और लेटेस्ट लैपटॉप्स की बात करें तो उसके अंदर अब आपको सीडी रोम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ये यहाँ तक तो सारी बात होगी हार्डवेयर की, स्टोरेज की और इन चीज़ों की। अब बात कर हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन नॉट टच, इसको आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन योर कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक टाइप्स। नॉर्मली दो ही होते हैं, लेकिन आपको कुछ बुक्स में तीन भी मिलेंगे। बात ये है कि बेसिक दो ही टाइप्स हैं, लेकिन उसको आप फर्दर जितना मर्जी कैटेगराइज करते चले जाएं, आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क और ऑपरेट। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलाउज यू टू लोड अदर प्रोग्राम that do specialized tasks onto your computer, for example Windows XP and Vista। जी बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो नॉर्मली जिनको हम ओएस कहते हैं। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। आपके चाहे लैपटॉप के हों, मोबाइल के हों, कंप्यूटर के हों। अगर हम चूंकि यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के हो सकते हैं, लिनक्स हो सकती है, यूबंटू हो सकता है, ठीक है, यूनिक्स हो सकती है। फिर ये तमाम जो है ये हमारे एप्पल का मैकिन्टोश हो सकता है। ये सारी जो है ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर हम विंडोज़ की बात करें, जिससे आप लोग ज़्यादा फेमिलियर होंगे, या आपके लैपटॉप्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल होगी, तो उसके अंदर विंडोज़ जो विंडोज़ 7 से भी आप फेमिलियर होंगे, 10 से भी होंगे। अगर इससे पहले की बात करें तो विंडो एक्सपी होती थी, उससे पहले विंडो 2000, उससे पहले विंडोज़ 98, उससे पहले 97 और उससे पहले 95। बीच में विंडोज़ एनटी भी रही है। ये तमाम चीज़ें जो नाम मैंने लिए हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नॉर्मली प्रोग्रामर्स बनाते हैं, ठीक है। अलाउ यू टू accomplish one or more specific non computer related tasks such as computer games for entertainment or Microsoft Word for typing। ये ऐसे तमाम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी थी जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात की थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने जिसके अंदर आपको फाइल एक्सटेंशंस की भी डिटेल बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्राम की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, तो वो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स बनाते हैं किसी नीड बेस के ऊपर, ठीक है। और ऐसे प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। नॉर्मली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही फॉल करते हैं। जी, ये प्रेजेंटेशन के अंदर था हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। और मुझे ये चीज़ पता है कि अभी तक अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर लैब के अंदर लेके जाऊँ ना, आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को अभी तक कंप्यूटर प्रॉपरली स्टार्ट करके और बंद करना नहीं आएगा कंप्यूटर लैब में, क्योंकि बच्चे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी भूल चुके हैं। कि मैंने आपको बार बार क्लास के अंदर एक ही चीज़ गाइड करता था कि आप लोग कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे यूपीएस अवेलेबल है, वहाँ पे सीपीयू है, आपने यूपीएस को ऑन करना है। उसको ऑन करने का तरीका बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देन आपने सीपीयू को ऑन करना है। सबसे पहले यूपीएस को ऑन करने के बाद सीपीयू को ऑन करना है, फिर एलईडी को ऑन करना है। और जब कंप्यूटर लोड हो जाए, सारी विंडो लोड हो जाए, तो वो कंट्रोल डिलीट स्क्रीन पर रुकती है। वहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद लॉगिन करना है आपने, और अपना काम फिनिश करने के बाद उसको प्रॉपर शट डाउन करना है। डायरेक्ट बटन से बंद नहीं करना आपने। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी जब कंप्यूटर लैब में जाते थे तो उनसे यूपीएस ऑन ही नहीं होता था, या वो ढूंढ रहे होते, बटन ढूंढते रहते थे वो इधर उधर से, ठीक है। तो सीक्वेंस में दोबारा आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यूपीएस ऑन करना है, यूपीएस के बाद सीपीयू ऑन करना है, फिर एलईडी ऑन करनी है, विंडो लोड होगी, लॉगिन पे आ गई, पासवर्ड इंसर्ट करें। फिर उसके बाद पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद अपना काम फिनिश करें, प्रॉपर कंप्यूटर को शट डाउन करें। जब आपने शट डाउन करना है, तो जब आपने कंप्यूटर को शट डाउन की कमांड दे देनी है, तो उसके बाद आपने सिर्फ यूपीएस को ऑफ करना है। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को ऑफ नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट करने का सीक्वेंस बता दिया, शट डाउन करने का सीक्वेंस बता दिया। ये वही चीज़ है जो आगे मैंने भी आपको डिटेल में बता दी, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 23 है और 11:50 हो रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, ठीक है। इसकी 37 स्लाइड्स हैं। ये स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद मैं आपको वो कंट्रोल पैनल और डेस्कटॉप, इस चीज़ कंट्रोल पैनल का ओवरव्यू दे दूंगा। डेस्कटॉप वगैरह तो अभी क्लियर हो जाएगा। जो कंप्यूटर के अंदर सब
सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं हम, ठीक है। उस डेस्कटॉप के ऊपर स्मॉल जो इमेजेस तस्वीरें आ रही होती हैं इनको आइकन्स बोलते हैं हम, ठीक है। और ये जिस जगह पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसको टास्क बार कहते हैं, ठीक है। ये और ये जिस जगह पे लेफ्ट साइड पे जो मेरा पोर्शन नजर आ रहा है जहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा होता है इसको सिस्टम ट्रे कहा जाता है। और ये जिस जगह पे स्टार्ट लिखा है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने कभी अपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा लाइक जिस तरह अभी अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसको क्विक लॉन्च कहा जाता है। क्विक लॉन्च मतलब आप यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए आइकन्स बना लेते हैं और आपको प्रोग्राम बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो देन आप उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो वो विंडो ओपन हो जाती है। आपको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम देके इन बार्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि डेस्कटॉप क्या, आइकन्स क्या है, शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है, सिस्टम ट्रे क्या है, टास्क बार क्या है, क्विक लॉन्च क्या है, स्टार्ट बटन क्या चीज़ है, ये चीज़ें नाम पूछे जाते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। आइकन्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। On the desktop screen, you will see several small pictures. These pictures are called icon. Double clicking the left mouse button on the icon will start the program. It represents another way to start program is by using the start button can do. आइकन्स ये आपको बता चुका हूँ किस तरह के होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आइकन्स को। स्टार्ट or to start. The start button is probably the most used part of the Windows. Yes, of course. Desktop, the start button is where you access all the program on the computers. When you click on the start button, you will be shown a menu of the major computer headings. These headings provide access to major program on your computer. बिल्कुल ठीक बात है कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जितने स्टार्ट बटन के थ्रू तमाम प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं, कंट्रोल पैनल को एक्सेस करते हैं, प्रोग्राम फीचर्स को एक्सेस करते हैं, प्रोग्राम्स को एक्सेस करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, किस चीज़ के थ्रू? स्टार्ट बटन के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। स्लाइड नंबर 26 होगी। और मेन्यू, जी बिल्कुल, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप मेन्यू ओपन कर लेते हैं और वहाँ से आपने जहाँ पर जिस प्रोग्राम को ओपन करना हो, सर्च करना हो, हेल्प लेनी हो, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, सेटिंग में जाना है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सब मेन्यू की ऑप्शन आ जाती है बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, जिस तरह आप ये देखें, अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे तो एक विंडो 10 में एक अलग से है ग्राफिकली, बस थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अलग है, अदरवाइज तो चीज़ वैसे ही। आप देखें ये जिस तरह एक्टिव स्मार्ट को एक प्रोग्राम इंस्टॉल है मेरे पास, या मैं आपको बताऊं कोई ये एक वेब सर्वर इंस्टॉल है मेरे पास, अपाची टॉमकैट 9.0 टॉमकैट, ठीक है। अगर मैंने इसके फीचर मजीद ऑप्शन में जाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखें इसके अंदर जितने प्रोग्राम इंस्टॉल हैं वो स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, एक्टिव स्मार्ट को चला, ये देखें एक्टिव स्मार्ट की एग्जी को रन करना है, इसको सर्च करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ऑनलाइन हेल्प लेनी है, मैं इसके अंदर जाके देख सकता हूँ। लेकिन जो प्रीवियस आपका ओएस होता था उसमें ऐसे नहीं था। ओएस के अंदर आपको सब मेन्यू आता है, जिस तरह यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसको वाइंड अप ही कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे उससे अपने नेटवर्क से करेंगे। ये बेसिक चीज़ें आज ही कर लेते हैं। किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने का तरीका ऑब्वियसली आप सब मेन्यू में जाके उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, आप उसके अंदर जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज टाइपिंग here to see all the program available for you to use on computer, click on the start button। बस ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज अ विंडो? विंडो इज वन ऑफ मेनी बेसिक फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज अलाउ यू टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क बाय रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। बिल्कुल मल्टीटास्किंग, एक टाइम में बहुत सारे काम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं आप, बहुत सारी विंडोज ओपन कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। विंडो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या आ गया है मेरे पास? अच्छा, विंडो किस तरह से ओपन करनी है, ये वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मूविंग योर प्रोग्राम विंडोज, बिल्कुल ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, अपने प्रोग्राम को कैसे मूव करना है, रीअरेंज करना है, कंट्रोल पैनल वगैरह से ये रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। कल हमारा लेक्चर इंशाल्लाह। रेंडर साहब ने मार्क कर लिया बेटा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन टाइप। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको क्योंकि इसकी फिर जरूरत पड़ेगी।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज ठंडा समाप्त करें एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।